आज हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। और सच बताओ तो मैं जब अपने 12th क्लास में था तो मुझे ये समझ नहीं आता था। मतलब मैंने याद कर लिया था भाई आइसोलेशन होता है, ये होता है, ये होता है। तो जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते थे मैं उसी तरह से, एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लिकेट करके समझाया है, तो जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते थे मैं उसी हिसाब से आपको समझाऊंगा। ठीक है, हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा था बच्चों। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते क्यों, पहले ये बता दो। हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते ही क्यों हैं? हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि अगर सपोज मान लो हमको पैटर्निटी टेस्ट करना है, मतलब बच्चा ओरिजिनल है कि नहीं, मतलब पापा मम्मी का या पड़ोसी का देखना पड़ता है ना, तो पैटर्निटी टेस्ट के लिए करते हैं। दूसरा, क्रिमिनल और फॉरेंसिक्स में यूज होता है कि किसने मर्डर किया है किसी का, तो उसके सेल के ट्रेसेस होंगे, उस सेल के ट्रेसेस से हम कर लेंगे। अच्छा, फिंगरप्रिंट के आपका नाम आता है तो आपको लगता है ये वाला फिंगरप्रिंट, तो ये फिंगरप्रिंट भी यूनिक होता है। देखो इसमें ऐसा कोई दो राय नहीं कि ये फिंगरप्रिंट यूनिक है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या किए कि मान लो मैंने मर्डर किया किसी का, मेरे हाथ के फिंगरप्रिंट आए, मैंने अपने स्किन की प्लास्टिक सर्जरी करा ली, स्किन की प्लास्टिक सर्जरी करा ली, तो अब क्या होगा? कोई फायदा नहीं है ना, ये तो चला गया, फिंगरप्रिंट ही नहीं है, तो कैसे तुम ट्रेस कर पाओगे? बट डीएनए फिंगरप्रिंट थोड़ी आप ट्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है कि टेक्निक ऐसा है जिससे हम क्या क्या कर सकते हैं, पैटर्निटी टेस्ट पता कर सकते हैं, ठीक है। डीएनए का लेके पैटर्निटी टेस्ट पता कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम क्रिमिनल और फॉरेंसिक में यूज कर सकते हैं इसको, कि कौन सा बच्चा ओरिजिनल है या नहीं है, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल देखते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम था एलेक्स जेफरी। अच्छा बच्चों, मैंने एक और चीज आपको बताना भूल गया था, बाकी तो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया आपको। मैंने बोल दिया था ट्रिप्टोफैन ऑपरेटर आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैंने बात पहले बता दिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने नहीं बताया था कि जो लैक ओपेरॉन था, दो साइंटिस्ट ने किया था ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, इसका नाम था जेकब और मोनाड, ठीक है। जो साइंटिस्ट है इनका नाम था जेकब एंड मोनाड, जेकब एंड मोनाड। और दीज वर द सेम साइंटिस्ट फॉर ट्रिप्टोफैन ऑपरेटर। कभी गलती से पूछ दे तो भी इसमें सेम ही होगा, ठीक है। ट्रिप्टोफैन, ये लैक ओपेरॉन इंड्यूसिबल है, ट्रिप्टोफैन रिप्रेसिबल जीन ऑपरेशन है। नहीं जानना, आपको पढ़ना नहीं है, टेंशन मत लो इसके लिए, ठीक है। बस मैंने साइंटिस्ट का नाम भूल गया था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लिख लो साइंटिस्ट का नाम, मैं इसको मिटा देता हूं, फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। चले आगे, चल, तो इसको मिटा दिया, चल आगे। तो प्रिंसिपल क्या है, एलेक्स जेफरी ने क्या कहा कि हर डीएनए, अब मेरा अगर एक डीएनए है, ठीक है, डीएनए में क्या होता है बच्चों, डीएनए बना होता है से क्रोमोसोम बन जाता है ना। अब हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा था ना, देखा था, कैसा देखा था? तो कुछ ऐसा होता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, यहां पे एक कुछ पार्ट था और यहां पे कुछ पार्ट था, ठीक है। ये वाला जो पोजीशन था प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ये वाला जो एंड था इसको हम कहते हैं टीलोमेयर, और ये वाला जो एंड था इसको हम कहते थे सैटेलाइट। कुछ ऐसा था ना। तो क्या हुआ कि बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है कि हर ऑर्गेनिज्म में 0.1% जो जीन है वो डिफरेंट होता है। क्या होता है? ये 0.1% जो जीन है ये डिफरेंट होता है। और ये वाला जो जीन कितना हो गया, ये हो गया 3.3 इंटू 10 टू द पावर 6, 0.1% है ना। इतना बेस पेयर हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है, ठीक है। क्या होता है? इतना बेस पेयर हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है, ठीक है। अब यही बेस पेयर, यहां के जो बेस पेयर होते हैं, ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। भी बताऊंगा मैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, क्या को शो करते हैं। ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या, तो अगर हमको पहले एक सीक्वेंस है तो क्या हो गया, अगर हम एक डीएनए ले रहे हैं तो डीएनए का दो कंपोनेंट होगा। पहला जो डीएनए होगा एक बल्क डीएनए होगा, ठीक है। अब इस बल्क डीएनए का एक कंपोनेंट होगा, दो सीक्वेंस होगा, एक होगा कोडिंग सीक्वेंस, एक होगा नॉन कोडिंग सीक्वेंस। एक सीक्वेंस होगा कोडिंग सीक्वेंस,
और एक होगा नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस वाला हर ऑर्गेनिज्म में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन शो करता है, और इस नॉन कोडिंग सीक्वेंस में एक सीक्वेंस होता है जिसको हम कहते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस, जिसको हम कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल। तो इसके पास एक डीएनए होता है, इसको हम कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए। अब ये जो डीएनए है ये बेसिकली हमें पाया जाता है, कहां मिलता है ये डीएनए? ये डीएनए हमको अगर कहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये डीएनए हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं टीलोमियर के पास से। टीलोमियर बताया था मैंने कहां से है? सैटेलाइट के पास से। और कहां से कर सकते हैं? हेट्रोक्रोमैटिन से। ठीक है, तो ये 3 जगह से हम ये रिपीटेटिव डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर सपोज मान लो हम एक सेल आइसोलेट किए, उसका डीएनए बाहर निकाले, उसके डीएनए का हम कुछ सेगमेंट ले लेते हैं। कौन सा सेगमेंट ले रहे हैं? नॉन कोडिंग सीक्वेंस ले रहे हैं जो एक रिपीट कर रहा है, दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल, जिसको हम रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। ठीक है, उस रिपीटेटिव डीएनए पे एक जगह होता है जिसको हम वीएनटीआर कहते हैं, जिसके हिसाब से हम यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो क्या क्या कर रहे हैं हम पहले? तो ठीक है, अब ये जो रिपीटेटिव डीएनए होता है, ये जो एक्सट्रैक्ट किया हम सैटेलाइट डीएनए से एक्सट्रैक्ट किए। सैटेलाइट डीएनए साइज के हिसाब से 2 तरह का होगा, एक को हम कहते हैं माइक्रो सैटेलाइट और दूसरे को हम कहते हैं मिनी सैटेलाइट। नहीं आ रहा समझ में? चलो हम फिर से एक बार आपको सीक्वेंस समझाते हैं। देखो सपोज मान लो सेल से स्टार्ट करते हैं, कहां कहां से सेल से होता है, पहले एक बार सीक्वेंस समझ जाते हैं, उसके बाद फिर प्रिंसिपल सब कुछ समझ जाएंगे। तो सपोज मान लो कि हमको एक डीएनए चाहिए। कौन सा डीएनए चाहिए? हमको रिपीटेटिव डीएनए चाहिए। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या किए, स्टेप नंबर 1 जो है मेरा, हम आइसोलेट किए सेल को। ठीक है, तो कोई भी सेल हम ले सकते हैं, ज्यादातर जिसमें वाई क्रोमोसोम हो बड़ा आसानी से वहां पे मिल जाता है रिपीटेटिव डीएनए। तो अगर हमको वाई क्रोमोसोम, स्पर्म मिल जाए, स्पर्मेटोजोआ मिल जाए, हेयर फॉलिकल मिल जाए, ठीक है, तो इस तरह के अगर हमको सेल वाई क्रोमोसोम वाले सेल मिल जाते हैं तो हम वहां से वो सेल को आइसोलेट कर दिए। ठीक है, पहला आइसोलेट कर दिए सेल। अब क्या किए? डाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, अब इस जेनेटिक मटेरियल का हम डाइजेशन कर दिए। कैसे डाइजेस्ट करते हैं हम इसको? तो एंजाइम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। वो जेनेटिक मटेरियल को काटता है और फ्रैगमेंट में तोड़ देता है। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड कटिंग इट इनटू पीसेस, कटिंग इट कैसे कट करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कैसे करते हैं बच्चों? हम इसको करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? ये किसी डीएनए को एक स्पेसिफिक सेगमेंट में काटता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? इट कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, जिसको हम पैलिनोमिक सीक्वेंस कहते हैं। हम इसको डिटेल में बायोटेक में देखेंगे, बस अभी इतना जान दो। एक्चुअली ये टॉपिक अगर आप बायोटेक पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहले मैंने सोचा कि इसको बायोटेक के साथ ही पढ़ाऊंगा, लेकिन चलो चैप्टर खत्म करने के लिए इसको पढ़ाना था, इसलिए मैंने इसको पढ़ा दिया अभी। ठीक है, तो क्या हुआ? तो पहला हम डीएनए को आइसोलेट किए, दूसरा हम क्या किए? डीएनए को डाइजेस्ट और कट कर दिए इनटू फ्रैगमेंट्स बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक, तीसरा क्या होता है कि हम डीएनए के फ्रैगमेंट को सेपरेट करेंगे। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। कैसे सेपरेट करते हैं बच्चों? इसको प्रोसेस को हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है? जेल ठीक है, क्या कैसे सेपरेट करते हैं? हम इसको सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ये भी नहीं दिया हुआ है आपके,
बट अभी बता देते हैं। तो क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा प्लेट है। अच्छा बच्चों, डीएनए पे चार्ज क्या था, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, डीएनए इज, बोलो बोलो, इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो इसमें वेल्स होते हैं, मान लो ए बी सी डी है, और क्या करते हैं हम, यहां पे नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, यहां पे पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, और इसमें एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं एग्रोजेल। क्या कहते हैं बच्चों, इसमें एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं एग्रोस जेल, ठीक है। अब ये जो डीएनए का फ्रैगमेंट है, हम इसको यहां पे इस वेल में डाल देंगे, सबको इसमें डीएनए फ्रैगमेंट डाल दिए, इसमें डीएनए फ्रैगमेंट डाल दिए, इसमें डीएनए फ्रैगमेंट डाल दिए, इसमें डीएनए फ्रैगमेंट डाल दिए। अब क्या होता है कि ये जो डीएनए फ्रैगमेंट है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, डीएनए क्या है, डीएनए इज निगेटिवली चार्ज। डीएनए कौन सा चार्ज है बच्चों, डीएनए इज निगेटिवली चार्ज। क्यों निगेटिव होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट की वजह से मेरा जो डीएनए है वो निगेटिवली चार्ज है। तो ये जो निगेटिवली चार्ज डीएनए है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, बेस्ड ऑन देयर साइज, यहां पे छोटे छोटे डीएनए आ जाएंगे, यहां पे छोटे छोटे डीएनए आ जाएंगे, यहां पे बड़े बड़े डीएनए रह जाएंगे, यहां पे बड़े बड़े रह जाएंगे, यहां पे और बड़े बड़े डीएनए रह जाएंगे। तो बेस्ड ऑन द साइज ये डीएनए अपने आप को अरेंज कर लेगा एक पैटर्न में, और इस प्रोसेस को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ये डीएनए अपने आप को अरेंज कर लेगा एक पैटर्न में, और इस प्रोसेस को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, दिस डीएनए विल अरेंज इटसेल्फ इन अ पैटर्न एंड दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अच्छा, तो ये इसके नीचे 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 बैंड में आ रहा है। कैसे आ रहा है, तो हुआ क्या यहां पे कि डीएनए जो निगेटिवली चार्ज था, तो जो हल्का डीएनए था वो आगे की तरफ आ गया, और जो हेवियर डीएनए था वो पीछे की तरफ आ गया। मैग्नेट देखो ना, मैग्नेट लेते हैं, मैग्नेट में क्या करते हैं, मैग्नेट है यहाँ पे, अब मैग्नेट से हम आयरन खींचते हैं, तो बड़ा आयरन जल्दी नहीं आएगा, हल्का वाला छोटे बिट्स पहले अट्रैक्ट होंगे, फिर बाद में बड़ा वाला आएगा। तो बेस्ड ऑन द साइज हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, इससे हम निकाल लेंगे अपना सैटेलाइट डीएनए। क्या निकाल लेंगे बच्चों, इससे हम इससे निकाल लेंगे अपना सैटेलाइट डीएनए। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, अच्छा ये दिखता कैसे है, डीएनए यहां दिखता नहीं है, तो हम इसमें एक सेगमेंट पिगमेंट याद करते हैं, इसको हम कहते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। इसमें हम पिगमेंट याद करते हैं, इसको हम कहते हैं इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब इस इथिडियम ब्रोमाइड को हम फिर अल्ट्रावायलेट लाइट में देखते हैं, तो हमको ऑरेंज बैंड दिखता है, और इस फिनोमेना को हम इल्यूशन कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि ये जो हमको दिख रहा है ये ऑरेंज ऑरेंज बैंड के फॉर्म में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम इसमें पिगमेंट ऐड किए इथिडियम ब्रोमाइड, और इसको हम यूवी लाइट, सॉरी, हम एक पिगमेंट ऐड किए इथिडियम ब्रोमाइड, और इसको हम यूवी लाइट में देखे, तो हमको एक ऑरेंज बैंड मिला, और इस ऑरेंज बैंड को हम कहते हैं इल्यूशन। इस ऑरेंज बैंड को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस ऑरेंज बैंड को हम कहते हैं इल्यूशन, ठीक है। कोई दिक्कत, पक्का। तो क्या हुआ, पहले हम अपने डीएनए का आइसोलेशन कराए, ठीक, उसको डाइजेस्ट कराए, ठीक, डाइजेस्ट करके जो डीएनए का फ्रैगमेंट हमको मिला था, उस डीएनए के फ्रैगमेंट को इन एबीसीडी वेल्स में डाल दिए, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, और इसमें एक इथिडियम ब्रोमाइड डाल दिए, और वी स्टार्टेड सीइंग इट इन अल्ट्रावायलेट लाइट। तो हमको यहां पे एक ऑरेंज बैंड मिला, और क्या हुआ, बेस्ड ऑन द साइज, बेस्ड ऑन द डेंसिटी, ये अपने आप को अरेंज कर लिया, बेस्ड ऑन द साइज ये अपने आप को अरेंज कर दिया। तो छोटे डीएनए हमको यहां मिल गए, बड़े डीएनए हमको पीछे की तरफ मिल गए। तो इस तरह से हम अपना डीएनए तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना। अब उसके तो हम बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द डीएनए, अगला पॉइंट यहां तक लिख लिया। तो हमने क्या किया, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द डीएनए, साइज के हिसाब से हम क्या निकाले, हम सैटेलाइट डीएनए अपना ले लिए, डीएनए ले लिए, और इसको हम बड़ा कर दिए, खूब बड़ा कर देंगे। बड़ा कैसे करते हैं, बड़ा करते हैं हम बाय द प्रोसेस ऑफ पीसीआर। इस पीसीआर को कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये भी आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही पार्ट है। इस पीसीआर को हम कहते हैं बच्चों, सॉरी, ये भी आपका बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। पीसीआर से हम इसको क्या करते हैं,
हम इसको एम्पलीफाई कर देते हैं बच्चों। हम क्या करते हैं इसको, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। तो हम इस डीएनए को बड़ा कर देंगे, खूब सारा कॉपी बना देंगे। कैसे हम इसको एम्पलीफाई करते हैं, तो 3 स्टेप आता है इसका। छोड़ो पीसीआर को, मतलब बाद में देखेंगे, हम बहुत बड़ा कर देते हैं, ठीक है। पीसीआर हम लोग देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, तो अभी फिर से उसको कोई पॉइंट नहीं बढ़ाने का, ठीक है। हम इसका क्या करते हैं, एम्पलीफिकेशन कर देते हैं, मतलब एक डीएनए का हम मल्टीपल कॉपी बना देते हैं। सोचो मल्टीपल बार रेप्लिकेशन करा देते हैं। कैसे कराएंगे रेप्लिकेशन, वो छोड़ देते हैं, है ना। तो हम इस डीएनए का क्या करेंगे, मल्टीपल रेप्लिकेशन करा देंगे, ठीक। अब क्या करते हैं हम इससे हम इसको डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। डीएनए का हम जो डीएनए है इसका हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए निकालते हैं बाय प्लेसिंग इट ऑन ए नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। हम क्या करते हैं, इससे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए निकालते हैं बाय प्लेसिंग इट ऑन अ नाइट्रो मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस मेरा जो हो गया, ये वाला प्रोसेस मेरा हो गया सदर्न ब्लॉटिंग। कोई दिक्कत है बच्चों, पक्का, ठीक है। अच्छा, तो हम जो इसको नाइट्रोसेल्यूलोज तो सदर्न ब्लॉटिंग, यही चीज सेम हम अगर आरएनए के लिए करते हैं तो हम इसको नदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। और यही चीज अगर हम प्रोटीन के लिए करते हैं तो प्रोटीन के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी लिया उनको ये पता होगा। प्रोटीन के लिए हम इसको बच्चों वेस्टर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन के लिए हम क्या बोलते हैं, इसको वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक। तो क्या हुआ, डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को उसको हम एक नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन में रखे और इसको हम सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है। अब इस डीएनए का एक सेगमेंट होगा जो रिपीट शो करेगा, जिसको हम कहते हैं VNTR। ये सेगमेंट जो है ये शो करता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। क्या शो करता है, वेरिएबल वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, ठीक है। तो ये शो करता है मेरा वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। अब इस वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट वाला जो डीएनए है ये दिखेगा कैसे मुझे, हमको तो डीएनए का बेस थोड़ी दिखेगा। तो हम क्या यूज करते हैं, हम एक प्रोब यूज करते हैं। देखो यार मेरे बहुत रेस्ट्रिक्शन, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं इसलिए क्योंकि बहुत सारा फैक्टर है जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। प्रोब क्या होता है, इट इज ए रेडियो एक्टिवली लेबल्ड डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। तो बस इतना समझ जाओ कि अगर कोई हमको नाइट्रोजन बेस देखना है, ठीक है, कि अगर हमको मान लो पता करना है एडेनिन है और एडेनिन के लिए हम एक कलर डाल दें ब्लू, गुआनिन के लिए हम एक कलर डाल दें ग्रीन, साइटोसिन के लिए कलर डाल दें वाइट, कुछ भी रख लो, रेड डाल दो, और थाइमिन के लिए कलर डाल दें हम वॉयलेट। तो हमको एक चीज है ना, अगर हमको जहां वॉयलेट दिख रहा है हमको पता चल जाएगा क्या था, थाइमिन है, रेड दिख रहेगा पता चल जाएगा गुआनिन है। तो वैसे ही इसको रेडियो एक्टिव प्रोब ये होता है, इट इज अ रेडियो एक्टिवली लेबल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो इस VNTR के साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोब है इट विल बाइंड विथ मेरा एक्सट्रैक्टेड डीएनए, ठीक है। ये डीएनए के साथ बाइंड कर जाएगा बच्चों। ये जो प्रोब है ये मेरा क्या करेगा, ये डीएनए के साथ बाइंड कर जाएगा। अच्छा, डीएनए के साथ ये बाइंड करेगा तो उसके बाद क्या होगा, हम रेडियो एक्टिव होता है ये क्या होता है, एक्टिव। तो अब ये रेडियो एक्टिव हो रहा है और ये डीएनए के साथ बाइंड कर जाएगा। तो एक प्रोसेस होता है जहां पे हम इसको देखते हैं, इसको हम कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। क्या कहते हैं, दिख रहा है आपको, ऑटो रेडियोग्राफी। तो हम क्या करते हैं, हम इसको अल्ट्रा वायलेट लाइट में देखते हैं, VCA10 अल्ट्रा वायलेट लाइट, एंड उसके बाद हम उसको जो बैंड दिखता है डार्क बैंड दिखेगा या उसका, तो एक्सरे में हम देख लेंगे, एक्सरे में भी देख लो या अल्ट्रा वायलेट लाइट में देख लो।
तो एक्सरे में क्या होगा कि हमको कहीं पे डार्क बैंड दिखेगा, कहीं पे लाइट बैंड दिखेगा। जो डार्क बैंड लाइक स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी माई VNTR, और उस बैंड के पैटर्न को हम DNA फिंगरप्रिंट कहते हैं, क्योंकि छाप रह गया ना, शैडो रह गया, तो उस बैंड के पैटर्न को हम DNA फिंगरप्रिंट कहते हैं। और जब वो हमको एक्सरे फिल्म में मिलेगा तो उसको हम लगा देंगे। अब उसके बाद फिर क्या होगा कि हम चेक करेंगे उसको दूसरे सस्पेक्ट के साथ। अगर मेरा दोनों बैंड का A और बैंड B दोनों मिल रहा है, मतलब उसने मर्डर किया है। अगर दोनों सिमिलर है तो मतलब सिबलिंग्स में हुआ होगा। अगर अनरिलेटेड है तो बेचारा क्राइम फ्री है वो, ठीक है। तो वो ये बैंड मिलता है हमको, जो बैंड को हम DNA फिंगरप्रिंट कहते हैं। तो क्या किया हम सबसे पहले, अब देखो सबसे पहले फिर से देखते हैं एक बार। पहला हम DNA आइसोलेट कर लिए, ठीक। उसके बाद DNA को क्या हुआ, हम रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से काट दिए, खूब सारे फ्रैगमेंट्स में काट दिए। फ्रैगमेंट्स काटे उसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाले। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या किया हम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA डाल दिए, पॉजिटिव चार्ज लगा दिए, यहाँ पे एनोड यहाँ लगा दिए और DNA खींचा चलाया। छोटा DNA आगे रह गया, बड़ा DNA पीछे रह गया। दिखा कैसे ये हमको, हम इसमें एक पिगमेंट डाल दिए एचिडियम ब्रोमाइड, और उसके बाद क्या हुआ, हम अल्ट्रावायलेट लाइट में उसको देखे तो हमको DNA का ऑरेंज बैंड मिला, एंड दिस ऑरेंज बैंड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इल्यूशन। तो अब ये जो ऑरेंज बैंड मिला, इस ऑरेंज बैंड को हम निकाले, कौन सा निकालेंगे, बेस्ड ऑन द साइज। हमको सैटेलाइट DNA के साइज के हिसाब से चाहिए, जहां पे VNTR है, तो हम वो VNTR वाला निकाल लिए। अच्छा, VNTR वाला निकाले, उसके बाद क्या किए, उसके बाद हम उसको एम्पलीफाई किए। सॉरी बच्चों, VNTR वाले को हम एम्पलीफाई किए। देखो हॉस्पिटल में मैं काम करता हूं तो मैं फोन साइलेंट नहीं रख सकता, इसलिए कुछ इमरजेंसी आए तो मुझे देखना पड़ता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो VNTR में क्या होता है कि हम रिदम ही खराब हो गया, कोई बात नहीं बच्चों, छोड़। हाँ, तो VNTR में क्या होता है बच्चों कि हम VNTR का सीक्वेंस देखते हैं। अच्छा, अब जहां पे VNTR वाला सीक्वेंस, हम उसको लिए और उसको हम एम्पलीफाई कर दिए। एम्पलीफाई कैसे करते हैं, हम एम्पलीफाई करते हैं PCR से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो हम यहां एम्पलीफाई कर दिए। अब DNA को हम एक्सट्रैक्ट किए, DNA को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, उसको हम एक मेम्ब्रेन पे डाले जिसको हम कहते हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम सदर्न ब्लॉटिंग। तो सदर्न ब्लॉटिंग से हम DNA एक्सट्रैक्ट किए जो सिंगल स्टैंडर्ड DNA है, और उस सिंगल स्टैंडर्ड DNA को के ऊपर एक रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रोब लगा दिए। मतलब एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA था, उसके ऊपर एक और सिंगल स्टैंडर्ड DNA लगाए ताकि हम उसको देख पाए एक्सरे में, और एक्सरे में हमको वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट दिखेगा। दैट शोज DNA पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब दैट इज डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, दैट इज डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। तो हम उसको फिर सस्पेक्ट से मिलाएंगे। अगर दोनों मिल जाता है तो मतलब वो क्रिमिनल है, अगर दोनों नहीं मिलता तो मतलब वो क्रिमिनल नहीं है। तो उस तरह से हम सस्पेक्ट से मिला के हम DNA फिंगरप्रिंटिंग देखते हैं बच्चों। होप आपको समझ में आ गया। कुछ चीजें मैं अभी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, कहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और DNA पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम DNA पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, समझ में आया, पक्का पक्का ना। चलो इतना लिख लो पहले, ये प्रोसेस सारा, फिर आगे हम लोग देख लेते हैं। इसको लिखो, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट या लिख लो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ओ अच्छा, जगह ही मैंने नहीं छोड़ा। चलो कोई नहीं, लिख लिया ना तुमने। मैं दो चीजें आपको समझाऊंगा, इससे उसको मैं मिटाऊंगा। लिख लिया, चलो आगे। हाँ, अगला क्या है, अगला हम करेंगे आपका ये क्या क्या चीज बोला था मैंने, DNA कौन सा एक्सट्रैक्ट करना है, DNA का कौन सा सीक्वेंस लेना है। तो DNA का हमको लेना है, या तो हम सैटेलाइट के पास से ले सकते हैं, तो हमको चाहिए रिपीटेटिव DNA, और ये रिपीटेटिव DNA मेरा पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वेरिएशन फिज्म शो करता है, और इसका फ्रीक्वेंसी है 0.01 इन ह्यूमंस। जो पॉलीमॉर्फिज्म का फ्रीक्वेंसी है 0.01 होता है। और ये क्या होता है, कंटिन्यूअस म्यूटेशन से हर ऑर्गेनिज्म हैज इस इंडिविजुअल ये आइडेंटिटी, तो उसको हम उसका DNA फिंगरप्रिंट मानते हैं। तो किसी दो ऑर्गेनिज्म का सेम DNA फिंगरप्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 0.01% फ्रीक्वेंसी है उसके वेरिएशन का, ठीक है। तो ये DNA पॉलीमॉर्फिज्म होता है, और इसी फिनोमिना पे हम काम कराते हैं। कहां कहां हमको मेजरली मिल जाएगा, ये मेजरली हमको मिल जाएगा टीलोमियर में, Y क्रोमोसोम से,
और हेट्रोक्रोमैटिन रीजन। कहां होता है हेट्रोक्रोमैटिन? डेंसली पैक्ड रीजन, है ना। तो इन सब जगह से हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसको पॉइंट वाइज लिख लेना। अगर आपको कोई भी पॉइंट इसमें समझ नहीं आया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, देखो मेरी लिमिटेशन थी, मैं आपको पीसीआर नहीं समझा पाया। एक बार बायोटेक के टाइम पे हम ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फिर से डिस्कस करेंगे पूरा, और तब मैं आपको ह्यूमन डीएनए सीक्वेंसिंग भी बताऊंगा, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पार्ट है, जो आपके सिलेबस में नहीं है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो ऐसे फन के लिए मैं आपको बताऊंगा, वो आधे घंटे की क्लास होगी, ह्यूमन डीएनए सीक्वेंसिंग, कैसे डीएनए का सीक्वेंसिंग हुआ था। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, इसलिए मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, उससे फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कैसे हम सीक्वेंस लेते हैं, कैसे हम बेस पेयर ऐड करते हैं, वो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब बायोटेक हम करेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, 2 लेक्चर हमारा, तो हम लोग बायोटेक देखेंगे उसमें। ठीक, आगे बढ़े। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखना है वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है और ये 15-20 मिनट में हम लोग खत्म कर लेते हैं। ठीक है, रीडिंग ही मानना है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो जो जो डेटा आपको जो जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से, मैंने एनसीईआरटी के एक्सट्रैक्ट बताया था, जो मैंने देखो एकदम पॉइंट वाइज मैंने आपके लिए करा दिया है। तो पहला क्या था? इट वॉज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जिसको वेलकम ट्रस्ट ज्वाइन कर लिया था बाद में। ठीक है, कोई दिक्कत, कलर चेंज कर लेता हूं, है ना। दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों? इट वॉज लॉन्च इन 1902 और कंप्लीटेड इन 2003, और जो क्रोमोसोम नंबर 1 है वो 2006 तक कंप्लीट हुआ था। क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो 2006 तक कंप्लीट हुआ था। ठीक, दिस प्रोजेक्ट वर्क्स टुवर्ड डिटरमिनेशन ऑफ कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस, जो ह्यूमन डीएनए का पूरा सीक्वेंस है, बेस पेयर का पूरा सीक्वेंस। कितना बेस पेयर? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर का पूरा सीक्वेंस। सोचो बच्चों, वो सीक्वेंस यहां हो रहा है। ठीक है, तो कंप्लीट डीएनए का सीक्वेंस, इतना बेस पेयर का सीक्वेंस। ठीक है, हम पता कर रहे थे। और डीएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रख रहा था, कौन सा बीमारी कौन सा डीएनए होगा, कौन सा जीन क्या करेगा, सॉरी, वो जीन के बारे में भी हमको पता करना था। ठीक है, तो ये सारा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में ओवरव्यू। आगे हम देखते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो, आपको याद करने में आसानी होगा। एनसीईआरटी में बहुत खिचड़ी सा बना के दिया हुआ है, ले लिया। आगे क्या क्या था? रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, रिलेशनशिप्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विद बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या क्या करते थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ? तो क्या था? ह्यूमन में कितना होता है? 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर हैप्लॉइड कंटेंट। 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर क्या होगा मेरे डीएनए का? हैप्लॉइड कंटेंट। ठीक है, एक कॉस्ट का सीक्वेंस होता था $3, तो टोटल कितना हो गया? $9 बिलियन। तो इतना खर्चा आया था पूरा ह्यूमन डीएनए सीक्वेंसिंग करने का। जो डीएनए सीक्वेंसिंग करने का जो कॉस्ट आया था वो $9 बिलियन आया था, और इसको हम रखे थे 3300 बुक में, और हर बुक में 1000 पेज था एक ह्यूमन जीनोम के लिए। सोचो, इस तरह के इतने डाटा को रखे थे, और ये डाटा जो डेवलपमेंट हुआ इसके लिए एक अलग ब्रांच ऑफ बायो डेवलप किया गया, जिसको हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते थे। ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस के लिए जो अलग ब्रांच ऑफ बायो डिस्कवर किया गया उसको हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। और इंसान के अलावा भी बहुत चीज का डीएनए सीक्वेंसिंग हुआ था। क्या क्या चीज का हुआ था डीएनए सीक्वेंसिंग? कि बैक्टीरिया का हुआ था, ईस्ट का हुआ था, ड्रोसोफिला का हुआ था, प्लांट्स का हुआ था, और राइस का हुआ था। इनका डीएनए सीक्वेंस हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप टेबल में बना लो। नॉन ह्यूमन डीएनए है, क्या क्या चीज का रिस्ट्रिक्शन हुआ था, तो इसमें आपको मैच द फॉलोइंग या हटा के आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? मैं हट जा रहा हूं, देखो इसको, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया? ठीक है ना। थ्योरेटिकल इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होगा वो आ सकता है आपको, कौन कौन सा नॉन ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस था वो आ सकता है आपको, प्राइस क्या वो आ सकता है आपको, और कितना बेस पेयर होता है वो आ सकता है। बस आगे कैसे हम मेथड किए थे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो क्या किए थे हम, 2 तरह का यूज करते हैं हम। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग यूज करते हैं और सीक्वेंस एनोटेशन यूज करते हैं। देखो डिफरेंस क्या है कि अगर हम सिर्फ जीन्स ले रहे हैं, जो जीन पर्टिकुलरली किसी चीज को कोड करेगा, सिर्फ जीन्स अगर हम देखते हैं तो उसको हम एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स कहते हैं। ठीक है, मतलब इट इज बेसिकली फोकस ऑन द पार्ट डिनोटिंग अ जीन। तो कोई भी अगर जीन वाला पार्ट अगर ले रहे हैं, अगर हम जीन, जहां पे कोई एक सर्टेन जीन है, तो मेरे डीएनए में कितना जीन था? 30,000 के आसपास था।
तो अगर हम सिर्फ 30,000 सीक्वेंस ले रहे हैं, 30,000 जीन का सीक्वेंस ले रहे हैं, तो वो दैट इज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। मतलब अगर कोई एक सीक्वेंस का ले रहे हैं तो वो पूरा एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग है। और अगर हम सबका ले रहे हैं, अगर हम सारा जितना 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर है, सारे बेस पेयर का ले रहे हैं, तो हम इसको कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस जितना है उसको ले रहे हैं, उसको हम कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। इसको हम कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए सीक्वेंस एनोटेशन यूज हुआ था। क्या यूज होता था बच्चों? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए सीक्वेंस एनोटेशन यूज हुआ था। ठीक है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग हम लोग यूज नहीं किए थे, हमने पूरा ह्यूमन डीएनए का सीक्वेंस निकाला था, हमने छोड़ा नहीं था, हमने पूरा ह्यूमन डीएनए का सीक्वेंस निकाला था, तो हमने यहां पे यूज किया था सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक, आगे सीक्वेंस एनोटेशन मेथोडोलॉजी मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, इसके लिए मैंने सोचा था स्लाइड रखा था कि मैं डीएनए सीक्वेंसिंग आपको पढ़ाऊंगा, बट फिर ये एक्सीड कर जाएगा और आधे क्लास में खत्म हो जाएगा, तो कोई पॉइंट नहीं है। तो हम लोग इसको बायोटेक्नोलॉजी में अच्छे से करेंगे। ह्यूमन डीएनए सीक्वेंसिंग मुझे याद रहेगा, तो आप टेंशन मत लो। ठीक है, आगे जीन सीक्वेंसिंग में हम क्या क्या किए? तो क्या करते हैं हम, डीएनए को पहले हम आइसोलेट किए और हम इसको फ्रैगमेंट में तोड़े। ठीक, फ्रैगमेंट को हम वेक्टर में लगा दिए, उसके बाद हम उसको एम्पलीफाई कर दिए। तो वेक्टर जो यूज करते हैं हम इसको यूज करते हैं बीएससी और वाईएससी, ये बड़े बड़े वेक्टर हैं। ठीक है, जो वेक्टर्स हम लोग यूज करेंगे, एक हम यूज करते हैं प्लाज्मिड, एक कॉस्मिड, एक ये बीएससी वाईएससी। ठीक है, तो बीएससी और वाईएससी बड़े बड़े वेक्टर्स होते हैं, ये बड़े वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जिनका इंसर्ट साइज बड़ा होता है, तो हम एक बड़ा सेगमेंट ऑफ डीएनए डाल सकते हैं इसमें, तो हम उतने सेगमेंट का हम पता कर सकते हैं। होस्ट जो यूज किए थे हम बैक्टीरिया और ईस्ट यूज किए थे इसमें। ठीक है, और सीक्वेंस का टेक्निक जो था ऑटोमेटेड सीक्वेंस टेक्निक था। मतलब ये भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब वो पूरा सीक्वेंस होता है उसमें क्या हो गया, कुछ नहीं, जैसे मैंने आपको कलर वाला बताया था ना, तो वैसे रेडियो एक्टिविटी लेवल। तो हम क्या किए, जैसे मान लो मेरे पास 200 बेस पेयर का एक इसमें आ गया, बीएससी में 200 बेस पेयर मैंने ऐड कर दिया डीएनए। ठीक है, अब ये 200 बेस पेयर का सीक्वेंस पटाख से पता चल जाएगा। हम क्या करेंगे, हम एक फिर वही रेडियो एक्टिव लेवल प्रोब लगाएंगे और उसके लाइट छोड़ेंगे। जैसे लाइट छोड़ेंगे तो हमको कलर का बैंड मिल जाएगा। तो अगर मान लो लाल वाला ये है, पीला वाला ये लाल वाला एडेनिन है, पीला वाला गुआनिन है, ऐसे करके तो हम पूरा सीक्वेंस निकाल सकते हैं। लाल पीला कौन सा कलर है, तो कलर के हिसाब से हम पूरा सीक्वेंस निकाल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सैंगर वाला सीक्वेंसिंग, और इसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग। सैंगर को भी इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, ये हम दिखाएंगे, ये अभी हम इसके बारे में डिटेल में एक क्लास इसी पे पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगा, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस अरेंज किया और सीक्वेंस को हम फिर सीक्वेंस को एनोटेट किया और उसके हर क्रोमोसोम का एक सीक्वेंस हमको पता चल गया। तो हमको सारे क्रोमोसोम का जो डीएनए सीक्वेंस है वो हमको पता है, और कितना जीन है क्या क्या पता है। क्या क्या ऑब्जर्वेशन आया कि ह्यूमन डीएनए में इतना बेस पेयर होता है, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, एवरेज जीन जो होता है 3000 बेस का होता है। सबसे लार्जेस्ट जीन होता है डिस्ट्रोफिन, ये बताया था मैंने पहले, 2.4 मिलियन बेस होता है। लार्जेस्ट जीन इज डिस्ट्रोफिन दैट हैज 2.4 मिलियन बेसेस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जीन 30,000 है। शुरू में दिया था कि 25 से 30,000 है, तो 30,000 था टोटल नंबर ऑफ जीन। ठीक है, अभी तक 50% ऑफ द जीन ही डिस्कवर हुआ है और बाकी का अननोन फंक्शन है। ठीक, कोडिंग सीक्वेंस जो है वो 2% ही सीक्वेंस कोडिंग होता है, बाकी जो मेजॉरिटी सीक्वेंस होता है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। ठीक है, अच्छा, रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है, ये बता दिया था। रिपीटेटिव सीक्वेंस नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, ये भी बताया था हमने अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ा था। और क्रोमोसोम नंबर 1 के पास होता है 2968 जीन, और वाई क्रोमोसोम के पास सबसे कम होता है 231 जीन। तो जो मैं गोल कर रहा हूं सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। ठीक है, डेटा ही आपको सारा डेटा याद करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रोफिन लार्जेस्ट जीन हो गया, क्रोमोसोम नंबर 1 में हो गया 2968 जीन, क्रोमोसोम नंबर वाई में हो गया 231 जीन, और सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म अकर करता है इतना लोकेशन पे, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड जो अलग अलग है, दिस अकर्स एट 1.4 मिलियन लोकेशन, और ये फिर आपको डिजीज के बारे में बताता है। ठीक है, तो यही था बच्चों आपके डीएनए या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। क्या क्या हमने देखा था ऑब्जर्वेशन, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला 3 × 10⁹ बेस पेयर्स लिया था। एवरेज जीन में 3000 बेस पेयर होता है। लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन है मेरा। टोटल जीन जो है 30,000 है,
50% जीन का फंक्शन उनको पता नहीं है, सिर्फ 2% जीनोम कोडिंग सीक्वेंस होता है, बाकी नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, एंड इट शोज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म एट 1.4 मिलियन लोकेशन। ठीक है, लार्जेस्ट क्रोमोसोम जो सबसे ज्यादा जीन है उसमें 2968 क्रोमोसोम नंबर 1, और सबसे कम है क्रोमोसोम नंबर वाई जिसमें 291 होता है। एंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड क्रोमोसोम जो है, मतलब सबसे ज्यादा जीन जो मतलब साइज के हिसाब से जीन ज्यादा है, क्रोमोसोम नंबर 19 होता है। ठीक है, बट छोड़ो, आपके सिलेबस में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये चैप्टर पूरा खत्म कर लिया। आज हमने ये चैप्टर पूरा खत्म कर लिया, जैसा मैंने बोला था आपको कि ये खत्म हो गया, और हमारे पास टाइम भी काफी रह गया, बट कोई नहीं। तो आज हम ये वाला चैप्टर अभी हमने पूरा खत्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आपका क्या काम है बच्चों, आपको पूरी जेनेटिक्स का बहुत वेटेज है बच्चों, जेनेटिक्स का बहुत वेटेज है, तो जेनेटिक्स आपको पूरी अच्छे से करना है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एंड आपका क्या है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपको बिल्कुल अच्छे से करना है, और इन सबके इंडिविजुअली आपको कम से कम 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैंने किताब बताया था एनसीईआरटी टू फिंगर टिप्स, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को बाइंड करके आप कर लो, और एक बार एनसीईआरटी थरोली पढ़ लो। जो एनसीईआरटी में मैंने नहीं बताया, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आप मेरे ये इसके स्क्रीनशॉट से पढ़ लेना, ये आपको सीक्वेंस में पढ़ाया हुआ है। जो मैंने आपको मतलब जो आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है और मैंने पढ़ाया है, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था ना आपको कि मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आ रहा है, उससे बाहर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो आप उसको अपने एनसीईआरटी के बगल में लिख लेना, और उसी एनसीईआरटी को आप कम से कम एनसीईआरटी की लाइन 3 बार पढ़ोगे। उसके बाद क्या करोगे, आपसे जो जो क्वेश्चन नहीं बने, तो आपको एक टॉपिक पता चल जाएगा, सर इस टॉपिक में दिक्कत हो रहा है या इस पॉइंट में दिक्कत हो रहा है, वो पॉइंट वाइज बना के आप कमेंट सेक्शन में डाल दोगे, या वो पॉइंट वाइज बना के मुझे मैसेज कर सकते हो @unacademy.com/user/anand01। ये भी फ्री प्लेटफॉर्म है बच्चों, यहां पे भी पैसे नहीं लगते आपके, ये पेड प्लेटफॉर्म नहीं है, ये भी फ्री प्लेटफॉर्म है। तो आप यहां पे मुझे मैसेज कर दोगे, मैं अगले क्लास में एक सेक्शन रखूंगा प्रीवियस क्लास डाउट का, और मैं लाइव उसको बनाऊंगा। तो कल से हमारी क्लासेस जो होंगी बच्चों, वो लाइव होंगी, मैं आपके सामने लाइव रहूंगा, और तभी के तभी हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ये लास्ट प्रीमियर क्लास है आपकी, और ये हमने आज खत्म कर दिया अपना एक यूनिट। तो हमारा सेल बायो पूरा खत्म हो गया, हमारा ह्यूमन डीएनए वाला ये पूरा खत्म हो गया। तो आपको ये पूरे साल ये कोर्स चलता रहेगा बच्चों। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ आ गया बच्चों, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट करना, सर मुझे फिर से समझा दो। हम लोग हार नहीं मानेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, तो आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, या कि प्रॉब्लम है यहाँ पे, या यहाँ कुछ सर आप ठीक से नहीं बता रहे हो, तो वो भी जरूर मेंशन करना, मैं कोशिश करूंगा उनको इंप्रूव करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर अब तो हम लोग लाइव मिलेंगे अगले क्लास में। तो चलो अगले क्लास में हम लोग लाइव मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। ठीक है, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना बच्चों, है ना, मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा उससे। थैंक यू।